नमस्कार। अगर कोई अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराने की सोच रहा है तो ये जानकारी उनके लिए ही है। आज हम 2026-27 सेशन के लिए जो ऑफिशियल एडमिशन गाइडलाइंस है ना, उन्हें एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन। इसके नियम क्या हैं? ये सवाल अक्सर मन में आता है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा कह सकते हैं उलझा हुआ लग सकता है ना? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम यहाँ हैं इसीलिए कि एक एक नियम को साथ मिलकर समझें, ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो देखिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम जानेंगे कि एडमिशन गाइड है क्या, फिर देखेंगे कि प्रायोरिटी किसको मिलती है, इसके बाद कुछ खास शब्दों का मतलब समझेंगे, फिर एज क्राइटेरिया पर बात करेंगे और आखिर में रिजर्वेशन और क्लास में कितनी सीटें होती हैं इस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है केवीएस एडमिशन गाइड, और ये समझना ज़रूरी क्यों है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यही है कि ये जो गाइडलाइंस है ना, यही असली और ऑफिशियल नियम है। इधर उधर की बातों पर यकीन करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सारे के सारे एडमिशन सिर्फ और सिर्फ इसी ऑफिशियल गाइड के हिसाब से ही होते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी कि एडमिशन में प्रायोरिटी का क्रम क्या है। मतलब सबसे पहले एडमिशन किसको मिलता है। एक बात साफ है, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक सिस्टम है जो ये तय करता है कि पहले चांस किसे मिलेगा। आइए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, ज़्यादातर जो केवीएस स्कूल होते हैं, जिन्हें सिविल या डिफेंस सेक्टर स्कूल कहते हैं, उनमें प्रायोरिटी का एक सीधा सा ऑर्डर है। सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और एक्स सर्विसमैन के बच्चों को। नंबर 2 पर आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ऑटोनॉमस बॉडीज या पीएसयू के कर्मचारी। फिर तीसरे नंबर पर स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, चौथे पर स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडीज, और लिस्ट में सबसे आखिर में यानी 5वें नंबर पर बाकी सभी कैटेगरीज आती हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर कोई स्कूल किसी प्रोजेक्ट या किसी बड़े इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग यानी आईएचएल के कैंपस में है, तो वहाँ के नियम थोड़े से अलग हैं। वहाँ सबसे पहली प्रायोरिटी उस प्रोजेक्ट या इंस्टीट्यूट के ही कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है। बाकी की जो लिस्ट है वो बिल्कुल वैसी ही रहती है, बस ये एक ग्रुप उठकर सबसे ऊपर आ जाता है। सिंपल है। अब मन में एक सवाल आता है कि अच्छा, अगर एक ही कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे आ गए तो क्या होगा, तब कैसे फैसला होगा। बस यहीं पर काम आता है ट्रांसफर का नियम। इसको आप एक टाई ब्रेकर की तरह समझ सकते हैं। मतलब जिन पेरेंट्स के पिछले 7 सालों में ज्यादा बार ट्रांसफर हुए हैं, उनके बच्चों को एडमिशन में पहले मौका मिलेगा। ये नियम खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए बनाया गया है जिनकी जॉब में बार बार जगह बदलनी पड़ती है। तो अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ट्रांसफर जैसे शब्दों की बात की, पर केवीएस की गाइडलाइंस में इनका असल मतलब क्या होता है, इन डेफिनेशंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी प्रायोरिटी लिस्ट का आधार यही है। तो पहला सवाल, केंद्र सरकार का कर्मचारी आखिर है कौन? देखिए, नियमों के मुताबिक इसका मतलब है एक रेगुलर कर्मचारी जिसकी सैलरी भारत के कंसोलिडेटेड फंड से आती हो। इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग जैसे आईएएस, आईपीएस वगैरह वो भी शामिल होते हैं। अब समझते हैं ट्रांसफर का मतलब। इसका मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। केवीएस के नियमों में इसे ट्रांसफर तभी माना जाएगा जब 2 शर्तें एक साथ पूरी हों। पहली, नई जगह पुरानी जगह से कम 20 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, और दूसरी, पुरानी जगह पर कम से कम 6 महीने रुके हों। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो ट्रांसफर नहीं गिना जाएगा। चलिए, प्रायोरिटीज और डेफिनेशंस तो समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज और दूसरे क्राइटेरिया की। मतलब एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो नियम काफ़ी सीधे और साफ हैं। जिस साल एडमिशन होना है, उस साल की 31 मार्च तक बच्चे की उम्र इस टेबल के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे क्लास 1 के लिए मिनिमम एज है 6 साल और मैक्सिमम 8 साल। मतलब बच्चा 6 साल का पूरा हो चुका हो पर 8 साल से ज्यादा का ना हो। और यही सेम पैटर्न आगे की क्लासेस के लिए भी चलता है। लेकिन हाँ, उम्र के इन नियमों में कुछ खास मामलों में छूट भी दी गई है। जैसे कि जो बच्चे दिव्यांग हैं, उन्हें अपर एज लिमिट में 2 साल की छूट मिलती है। और ये भी जानना जरूरी है कि क्लास 11 में एडमिशन के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह क्लास 12 में भी कोई एज लिमिट नहीं है, बस शर्त यह है कि पढ़ाई में कोई ब्रेक ना आया हो। ठीक है, तो अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे रिजर्वेशन और क्लास की स्ट्रेंथ के बारे में। मतलब एक क्लास में कितनी सीटें होती हैं और वो कैसे बांटी जाती हैं। सबसे पहले क्लास की स्ट्रेंथ।
तो केवीएस के नियमों के हिसाब से नए एडमिशन के लिए हर क्लास के एक सेक्शन में स्टैंडर्ड नंबर है 40 स्टूडेंट्स। और अब सवाल ये है कि इन 40 सीटों का बंटवारा होता कैसे है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी काम करती है। जितने भी फ्रेश एडमिशन होते हैं उनमें 15% सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए रिजर्व्ड हैं, 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए और 27% सीटें ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर के लिए आरक्षित हैं। तो कुल मिला के ये नियम और परिभाषाएं ही पूरे एडमिशन प्रोसेस की नींव हैं। हमने देखा कि प्रायोरिटी कैसे तय होती है, जरूरी शब्दों का क्या मतलब है, उम्र के क्या नियम हैं और रिजर्वेशन कैसे काम करता है। यही वो चीजें हैं जो एडमिशन प्रोसेस को बनाती हैं। तो सारे नियम तो हमने समझ लिए हैं, लेकिन